हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथ्स वालों के लिए और बायो वालों के लिए दोनों के लिए दुखती नब्ज है। मतलब अगर ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगर ये समझ में नहीं आया तो ये आपको अच्छा खासा परेशान कर सकता है आपके एग्जाम्स में। बायो वालों के लिए तो स्पेशली फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा नाइटमेयर टाइप का होता है, जहाँ पर वो हमेशा फिजिक्स को लेकर टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं है फिजिक्स में कैसा स्कोर करेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे भी कि नहीं आएंगे। मैं आपको फिजिक्स को पढ़ने का एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स द थिंग्स विल टेक टाइम। ऐसा नहीं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में एक दिन से ही आपको फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा और अगले दिन से ही आप बहुत अच्छा उसमें स्कोर करने लगेंगे। बट इफ यू अप्लाई दिस मैथड, तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपका फिजिक्स जो है वो एक बेटर कंडीशन में आ रहा है और आपको फिजिक्स को करने में मजा आ रहा है। तरीका ये है कि व्हाट यू कैन डू इज, आपको मालूम है, देखिए फिजिक्स को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो फिजिक्स में बेसिकली 80% आपका मैथ होता है और 20% थ्योरी बोल सकते हैं आप। ओके ये 20% थ्योरी, लाइक आपको जो भी उसमें कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो थ्योरी होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस, तो वो थ्योरी है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो थ्योरी है। फिर उस पर बेस्ड आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपका मैथ इन्वॉल्व हो रहा था। सी, दिस इज नॉट प्योर मैथ। यहां पर बेसिकली इस मैथ का मतलब है कि फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले पे बेस्ड कैलकुलेशंस हैं। तो जो कैलकुलेशंस इजी होती हैं वो तो आप कर लेते हैं, पर जहां पर थोड़ा सा टिपिकल पार्ट आ जाता है, जहां पर कैलकुलस वगैरह, वेक्टर्स वगैरह आ जाते हैं, वहां पर बायो वाले स्टूडेंट स्पेशली बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जो कि आपको करने की, इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ तरीका ये है इसको सिस्टमेटिकली पढ़ने का कि आप क्या करिए, जो भी आपके चैप्टर्स होते जा रहे हैं उनके सबसे पहले तो फॉर्मूले के लिए एक अलग से नोटबुक बना लीजिए। ओके, जो फॉर्मूले हैं उनको अलग से एक नोटबुक में लिख लीजिए विथ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है कि सिर्फ फॉर्मूले लिखने से काम नहीं चलेगा, उन फॉर्मूले में जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं उन वेरिएबल्स का मतलब भी पता होना चाहिए। नहीं तो आप फॉर्मूला सिर्फ लिख लेंगे, रट लेंगे, लेकिन आपको जब रियल में एक्चुअल में क्वेश्चन आएगा आपको नहीं पता होगा कि उसको अप्लाई कैसे करना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर मैं एक वेव ट्रेवल कर रही है स्ट्रिंग पर, तो उसकी जो वेव वेलोसिटी है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है, v इक्वल्स अंडर रूट टी बाय एम। ओके, यहां पर t इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब यहां पर ये जो m है वो देखने में उनको मास लग रहा है, बट एक्चुअल में ये मास नहीं होता, ये मास पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है ना। तो आप जब तक इसको अलग से नहीं लिखेंगे कि m का मतलब यहां पर मास पर यूनिट लेंथ है, तब तक आप इसको सिंपली मास ट्रीट करेंगे और जब आप न्यूमेरिकल में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। और गलत जब आंसर आता है तभी हमको लगता है कि हमको उस सब्जेक्ट में नॉलेज नहीं है या वो सब्जेक्ट हमको डरा रहा है। सो मेक श्योर कि आप जो फॉर्मूले लिख रहे हैं आपकी नोटबुक में वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में लिखेंगे। जो भी आप वेरिएबल फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं उनका मतलब आपको पता होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है? ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। न्यूटन अंकल ने हमको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दी थी, वो थी s इक्वल्स यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जनरली हम s का मतलब स्पीड समझते हैं, है ना भाई, हम s का मतलब स्पीड ही समझते हैं, पर यहां पर स्पीड नहीं है। आई नो आपको पता है इसका मतलब क्या है, यहां पर इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि अगर आपको इसका मतलब नहीं पता होगा तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट इस पे स्पीड काउंट कर लें, जो कि आपको अल्टीमेटली गलत आंसर की तरफ लीड करेगा। सो आई एम ट्राइंग टू से कि आपको फॉर्मूले भी प्रॉपर तरीके से लिखना है, पहली बात। नाउ वंस यू हैव नोटेड डाउन ऑल द फॉर्मूलाज, आपको मेक श्योर, आपको ये हैबिट बनानी है कि हर दिन आपको उन फॉर्मूलों को रिवाइज करना है। और रिवाइज करने का तरीका क्या है, आपको एक और नोटबुक बनानी है जो आपकी रफ नोटबुक आप ट्रीट कर सकते हैं। वहां पर आपको इन फॉर्मूलों को बिना देखे प्रैक्टिस करना है ना। हर चैप्टर में आप अगर देखेंगे तो उंगलियों पे फॉर्मूले काउंट कर सकते हैं। कोई सा भी चैप्टर हो, बहुत ज्यादा 10 या 12 से ज्यादा फॉर्मूले किसी भी चैप्टर में नहीं होते हैं फिजिक्स के। आपको उनको सिस्टमेटिकली लिखना है और आपको उनको रिवाइज करना है एवरीडे, खासकर उन लोगों को जिनको फिजिक्स के नाम से डर लगता है। ठीक है,
तो पहला पार्ट तो ये हुआ कि आपने जो फॉर्मूले हैं उनको लिखा, क्योंकि मैंने बताया ना कि भाई इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं फिजिक्स में। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो फिर आप उसके जो न्यूमेरिकल्स है वो कर ही नहीं सकते हैं। तो पहली स्टेप है फॉर्मूले आपने कर लिए। अब बात आती है कि कैलकुलेशन का क्या किया जाए। देखिए कैलकुलेशन, जो बेसिक कैलकुलेशन है वो तो मुझे पता है कि आप इजीली कर लेंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हर कोई जानता है। लेकिन दिक्कत आती है जब यहां पर कैलकुलस आ जाता है या फिर वेक्टर्स आ जाता है। हालांकि जब आप 11th क्लास में आते हैं तब आपको स्टार्टिंग में जब फिजिक्स पढ़ाना चालू किया जाता है तभी आपको इन दोनों के बारे में नॉलेज दी जाती है जितनी रिक्वायर्ड है। हालांकि ये दो जो चैप्टर्स हैं वो 12th क्लास और मैथ में अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर्स दिए गए हैं, बट फिजिक्स में 11th क्लास में ही पढ़ाया जाता है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के नाम से, जो कि आपको यूज बहुत आते हैं। तो आपने अगर ये क्लासेस अटेंड कर रखी हैं तो आप उनको रिवाइज करिए प्रॉपर्ली, और दोज हु हैव मिस्ड इट आउट, जिन्होंने इसको छोड़ दिया है या 11th क्लास को सीरियसली नहीं लिया था, व्हाट दे कैन डू इज कि आप इनको रिवीजन करने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जहां पर आप इनको रिवाइज कर सकते हैं चीजों को, और थोड़ा थोड़ा करके आप इनको प्रैक्टिस में लाइए। आपको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक कैलकुलस आना चाहिए, सिंपल डिफरेंशिएशन, सिंपल इंटीग्रेशन और वेक्टर्स की जो बेसिक डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और इनका मतलब क्या होता है इज ओके, बट एक्चुअल में ये दे क्या रहे होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमको क्या मिल रहा होता है, ए क्रॉस बी करा आपने, लेट्स से ए क्रॉस बी आपको सी दे रहा है, पर ये जो सी वेक्टर आया है इसकी स्पेशलिटी क्या है मैं बता देता हूँ। सी वेक्टर की स्पेशलिटी है कि ये ए और बी दोनों पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। मतलब ए और बी का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको जो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर ए पे भी और बी पे भी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। दिस जस्ट एन एग्जांपल, आई एम ट्राइंग टू से कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका आपको प्रैक्टिकल मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आपको फिजिक्स को पढ़ने में मजा आएगा। नहीं तो आप सिर्फ प्योर रोट लर्निंग करते जाएंगे, रटते जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आप उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे कहीं पर, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इनको इंप्लीमेंट तो इस तरीके से ही करना है, कैलकुलेशंस आपको आना चाहिए। तो पहली बात हुई कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरी बात हुई कि आपको कैलकुलेशन पे वर्क करना है। देखिए कोई नहीं आएगा, आप रोते रहेंगे, बोलते रहेंगे कि मुझे फिजिक्स नहीं आती, मुझे फिजिक्स नहीं आती, मुझे फिजिक्स से डर लगता है, इससे कुछ नहीं होगा। आपको मालूम है कि जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, आप आपका 11th का एग्जाम दे रहे हो, 12th का एग्जाम दे रहे हो, आपके नीट का एग्जाम दे रहे हो, IIT का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो, फिजिक्स तो उसमें आएगी। अब जब आना है आप उसको हटा तो सकते नहीं हो, तो फिर जब पता है कि आपको उसको पढ़ना ही है तो उसको फिर अगर हम ऑर्गेनाइज मैनर में सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा चांसेस है कि हम ज्यादा अच्छे से उसमें कमांड कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो ये बात हुई। उसके बाद में बात आती है थ्योरी की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन बच्चों के लिए जो नीट के लिए स्पेशली टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि नीट में अगर आप देखते हैं पुराने ईयर्स का पैटर्न देखते हैं तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता है। और उसमें भी आप ये मानकर चलिए कि 80% जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का मतलब जिसमें न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व नहीं है, मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो जो लोग नीट के लिए टारगेट कर रहे हैं वो इस पार्ट को बहुत अच्छे से करें, आपकी जो एनसीईआरटी है उसको प्रॉपरली सॉल्व करें, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। सिर्फ पढ़ना काम नहीं है, आपको इस पर बेस्ड जो एमसीक्यूज है, मार्केट में बहुत सारी टेक्स्ट बुक अवेलेबल हैं जो एनसीईआरटी पे बेस्ड एमसीक्यूज दे रही हैं। तो आप पहले एनसीईआरटी अपने लेवल पर पढ़िए, उसके बाद कोई भी एक स्टैंडर्ड पब्लिशर की एमसीक्यू की बुक ले लीजिए और फिर आप देखिए कि आप उन एमसीक्यूज को अपने से कितना करेक्टली सॉल्व कर पा रहे हैं। दिस वे आपकी ये थ्योरी है वो कवर होगी। और मैंने जैसा कि बताया नीट में तो ये 80% पार्ट कवर करती है। अगर आपने नीट में फिजिक्स में 80% ले लिया तो आई नो आप बाकी का पार्ट बायो और केमिस्ट्री से बैलेंस्ड आउट कर लोगे और आपके चांसेस जो है वो उसमें सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। इस तरीके से अगर आप फिजिक्स को पढ़ते हैं प्रॉपरली, एज आई टोल्ड यू, एक दिन में ये नहीं होगा, इट इज स्लो प्रोसेस, बट आप धीरे धीरे अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी फिजिक्स जो है वो इंप्रूव हो रही है और एक दिन आपको फिजिक्स में मजा भी आने लगेगा। कमेंट सेक्शन में मुझको बताइए किस किस को फिजिक्स से बहुत डर लगता है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।